तो ये हम लोग 101वां वीडियो पर पहुंच गए। 100 वीडियो तक आपको भेज चुके हैं और जिन लोगों का 100 वीडियो तक कंप्लीट हो चुका है वही लोग इस वीडियो को देखें। तो हम लोग 101वां वीडियो जो शुरू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। बढ़िया सवाल है, आप सब लोग इसको समझिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद जो पैकेज का डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। पैकेज जो भी डाउट आप एक्सरसाइज 2 में भेजे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लिखा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब। ये एक ग्लास स्लैब है। जैसे जैसे क्वेश्चन है उसको हम लिखते जा रहे हैं। ये एक ग्लास स्लैब है। और इस ग्लास स्लैब पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है एट ग्रैजिंग इंसिडेंस। ग्रैजिंग का मतलब पहले समझाए हैं। ग्रैजिंग का मतलब 90 डिग्री सरफेस को टच करता हुआ। तो यहां पर एक लाइट सपोज करो इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया ग्रैजिंग इंसिडेंस के साथ। तो ग्रैजिंग इंसिडेंस का मतलब होगा कि ग्रैज करता हुआ का मतलब होगा कि इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के अलोंग। इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल है। यहां पर ये लाइट इंसिडेंट किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसलिए इसको ग्रैजिंग इंसिडेंस कहा गया है। तुम कहोगे कि सर ये तो टेंडिंग टू 90 है, एग्जैक्टली 90 कर दीजिए। अगर एग्जैक्टली 90 कर देंगे तो ये लाइट रे सरफेस को टच करता हुआ बाहर निकल जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा। ग्रैजिंग का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंडिंग टू 90। एकदम एग्जैक्टली 90 होना जरूरी है। अगर 90 हो जाए तो 100% ग्रैजिंग है, लेकिन अगर 89 हो जाए, 86 हो जाए तो उसको भी ग्रैजिंग इंसिडेंस ही कहेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंडिंग टू 90 है। तो ग्रैजिंग इंसिडेंस का मतलब ये एंगल टेंडिंग टू 90 है। आगे लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू 1 प्लस वाई अंडर रूट। ये जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ चेंज कर रहा है। जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। और कैसे चेंज कर रहा है, इस इक्वेशन से 1 प्लस वाई अंडर रूट। मतलब अगर इस पॉइंट को ओरिजिन कहे, इसको अगर ओरिजिन कहे तो यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो y का वैल्यू 0 कर दीजिए, मतलब 1 होगा। जैसे जैसे आप यहां ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। आगे लिखा है इफ द थिकनेस ऑफ स्लैब इज 2 मीटर। इस स्लैब का थिकनेस 2 मीटर दिया हुआ है। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे इनसाइड द स्लैब। इस स्लैब के अंदर ये जो रे है, इस स्लैब के अंदर जब ये रे घुसेगा तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, मतलब इसका पाथ कैसा होगा। इसके अंदर क्या स्ट्रेट लाइन होगा, या इसके अंदर सर्कल होगा, या इसके अंदर कोई आर्बिट्ररी पाथ हो सकता है। तो कैसा पाथ होगा ये निकालना है। इनसाइड द स्लैब एंड, ये दूसरा पार्ट है सवाल का। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर रे एग्जिट फ्रॉम द स्लैब। और ये अगर इस स्लैब से एग्जिट करता है, बाहर निकलता है, तो किस पॉइंट पर बाहर निकलेगा। टेक ऑरिजिन टू बी एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द रे। जहां पर रे इंटर कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटर कर रहा है, तो जहां पर इंटर कर रहा है उस पॉइंट को ओरिजिन लीजिए। ये ओरिजिन है।
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस वाले लाइन को हम एक्स एक्सिस मान रहे। क्वेश्चन में सब चीज साफ साफ लिखा है भाई कि जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट कर रहा है उसको ओरिजिन लीजिए। अब तुम कहोगे कि सर अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो तब तो ये किसी पॉइंट पर इंटर करेगा ही नहीं। इसमें इंटर करने के लिए जरूरी है कि एंगल को 90 से थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि 90 से थोड़ा सा कम रखेंगे तो किसी पॉइंट पर यह स्ट्राइक करेगा। अगर एग्जैक्टली 90 रखेंगे तो किसी पॉइंट पर स्ट्राइक नहीं करेगा, वो इसको टच करता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो फिर तो इसमें इंटर करेगा ही नहीं। और इसमें अगर इंटर नहीं करेगा तो आप ट्रेजेक्ट्री किसका निकालेंगे? आपको इसी में तो ट्रेजेक्ट्री निकालना है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली 90 नहीं है, 90 से थोड़ा सा कम होगा, तो 90 से हम थोड़ा सा कम लिए। अब ये लाइट रे जब यहां पर इंसिडेंट होगा तो आप क्या करिए कि यहां पर एक स्लैब ऐसे, ये जो ग्लास का स्लैब है जिसका थिकनेस 2 मीटर है, तो ये जो स्लैब है ये बहुत सारे स्मॉल पीसेस से बना हुआ है। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब को हम स्लाइस में कट करें। ये जो स्लैब है उसका शेप कैसा है? क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड। अगर इसको हम स्लाइस में कट करें तो पहला स्लाइस ये हो गया, ये वाला पेज जो है ये पहला स्लाइस हो गया, दूसरा स्लाइस हो गया, तीसरा स्लाइस हो गया, चौथा स्लाइस हो गया, बहुत सारे पेजेस से बना हुआ है। तो ये सब जो पेज है, इंडिविजुअल पेज की अगर बात करें तो ये भी क्यूबॉइड ही है, जिसका लेंथ है, जिसका विड्थ है और जिसका थिकनेस है। ये जो क्यूबॉइड है इसका थिकनेस टेंडिंग टू 0 है, बहुत कम है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्लैब है ये बहुत सारे स्लैब से बना हुआ है, ये बहुत सारे स्लैब से बना हुआ है, मतलब क्यूबॉइड से बना हुआ है, जिसमें कि सबसे पहला स्लैब ये है, इसका थिकनेस बहुत कम लिए हैं, टेंडिंग टू 0 लिए हैं, तो उसको dy कहेंगे। ये दूसरा स्लैब है, ये तीसरा स्लैब है, ये चौथा स्लैब है, इस तरह से ये लास्ट स्लैब है। जैसे हम लोग एलिमेंट लेते थे उसी तरह से हम इस स्लैब में एलिमेंट लिए हैं कि भाई यहां से जब यहां से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट चेंज करेगा। बिल्कुल एग्जांपल एकदम यही है कि ये एक स्लैब है और इसमें डिफरेंट पेजेस जो है वो इंडिविजुअल स्लैब है जिसका थिकनेस बहुत कम है, तो वैसा ही थिकनेस का हम स्लैब यहां पर लेंगे। ये जो लाइट ऐसे आया है, इस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ, तो जैसे ही इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब जब ये इसमें इंटर करेगा, ये वाला लाइट जब इसमें इंटर करेगा तो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, मतलब इनिशियल जो डायरेक्शन है वहां से थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ इसको बेंड कर दीजिए, ये देखो ऐसे। उसके बाद जैसे ही अगला स्लैब में इंटर करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से थोड़ा सा बढ़ गया, और जैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा और नॉर्मल के तरफ बेंड करो, फिर थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ बेंड करो, फिर थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ बेंड करो। जैसे जैसे आप नॉर्मल के तरफ बेंड करते जाएंगे वैसे वैसे इसका पाथ चेंज करते जाएगा। अब ये जिस पाथ पर आगे जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या है, यही क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप क्या करिए, यहां से y डिस्टेंस पर यहां से y डिस्टेंस पर dy विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करिए। ये हाइट y है और ये विड्थ dy है। ये जो एलिमेंट है ये एक स्लैब होगा, ये वाला रे यहां से ऐसे चलते चलते ऐसे यहां पर आया, इस तरह से अलग अलग स्लैब में नॉर्मल की तरफ ही बेंड करता जाएगा। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो हम क्या करते हैं कि यहां पर एक नॉर्मल कंसीडर करिए, ये नॉर्मल है। इस वाले पॉइंट पर लाइट रे का डायरेक्शन क्या होगा? अगर लाइट रे ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट कैसे कर रहा है? तो आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये लाइन क्या है? टेंजेंट है। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है,
तो ये छोटा छोटा सा जो स्लैब है उस सब में तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, ये सब स्ट्रेट ही है। और ये स्ट्रेट पाथ जो है एक दूसरे से बेंड होता जा रहा है। तो ये जो शेप ऐसा आया, इस वाले पॉइंट पर जब ये लाइट आया है तो यहां आने से इस वाले पॉइंट पर अगर लाइट का डायरेक्शन तुमसे पूछें तो जो ग्राफ है उस ग्राफ इस पर पहुंचने से पहले यहां से लेकर के यहां तक तो वो स्ट्रेट ही था ना जी। इससे पहले वाला जो स्लैब है उस स्लैब में जब लाइट ट्रेवल किया था तब तो स्ट्रेट ही ट्रेवल किया था। मतलब यहां पर जो लाइट इंसिडेंट किया है उसका डायरेक्शन तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम पीछे ऐसे प्रोड्यूस किए। ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे इस पर इंसिडेंट किया इस पॉइंट पर, इसके इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा। अब आपको इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन स्टार्टिंग वाला ये रिफ्रैक्शन का पहला या दूसरा इलस्ट्रेशन ही होगा। मतलब आपके पैकेज का हमको लगता है कि 7वां या 8वां इलस्ट्रेशन होगा। आप एक बार फिर से देख लेना, ये वीडियो हम भेजे हैं, उसको डिस्कस भी किए। उस इलस्ट्रेशन में आपको ये बताए थे कि अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज पैरेलल है, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज पैरेलल है तो कोई लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट किया तो ये रिफ्रैक्ट करेगा, फिर रिफ्रैक्ट करेगा, फिर रिफ्रैक्ट करेगा, फिर रिफ्रैक्ट करेगा, बहुत बार रिफ्रैक्शन होगा। और इस वाले पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये रिफ्रैक्शन R1 है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हर बार रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर ये वाला एंगल सपोज करो थीटा है, तो स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं म्यू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तभी लिख सकते हैं जब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज पैरेलल होगा। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज अगर पैरेलल है तो डायरेक्ट आप इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। म्यू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस इक्वल टू म्यू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस। तो यहां पर अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू1 है और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू5 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू5 साइन थीटा, क्योंकि इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू5। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल है। अगर सब सरफेस पैरेलल नहीं है तब आपको लिखना होगा म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ये बात आप पहले समझ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो स्लैब है उसमें सबसे पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तीसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 5वां, 10वां, ये लास्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जितना रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है इस स्लैब को तो आप स्लाइस में ऐसे कट किए हैं, जब ऐसे ऐसे कट किए हैं तो ये सब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज तो एक दूसरे से पैरेलल होगा। तो जब सब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज पैरेलल है मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर डायरेक्ट आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाइए। बोलिए क्या लिखेंगे? इस पॉइंट पर लिखिए, इधर तो एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 साइन 90 इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट जिसका कि y कोऑर्डिनेट कितना है? y है। तो इस वाले पॉइंट पर जहां रे इंसिडेंट हुआ है, उस वाले पॉइंट जहां इंसिडेंस हुआ है, उस इंसिडेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो कहोगे सर इसका y कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा इतने के बराबर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y कोऑर्डिनेट के साथ ऐसे चेंज करता है। तो इस वाले पॉइंट पर लिखेंगे म्यू साइन थीटा और म्यू के जगह लिख दीजिए 1 प्लस वाई अंडर रूट साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 बाई 1 प्लस वाई अंडर रूट। अब साइन थीटा अगर इतना हो गया तो क्या आप टेन थीटा निकाल सकते हैं? आप लोग तो होशियार हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा तो आप निकाल ही सकते हैं। साइन थीटा है 1 बाई दिस, इस ट्रायंगल में 1 प्लस वाई अंडर रूट, यहां पर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर रूट,
तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 1+y², 1+y माइनस, तो ये हो जाएगा √y। तो ये बताओ कि कॉट थीटा कितना होगा। साइन थीटा निकाल चुके हैं, कॉट थीटा पूछ रहे हैं। कॉट थीटा होता है बेस y परपेंडिकुलर, मतलब √y। अब आगे आइए, बस लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में। एक इस पॉइंट को, ये वाला बात आप पहले पढ़ चुके हैं। हम स्टार्टिंग में आपको कहे कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले का सब वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ आएगा। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज अगर पैरेलल है तो म्यू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं, इसमें दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में है कि इस वाले पॉइंट पर ये जो रे इंसिडेंट हुआ है, इसी को हम पीछे प्रोड्यूस किए हैं। ये जो ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, इसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो इस वाले पॉइंट पर इस लाइन को हम क्या टेंजेंट कह सकते हैं। भाई टेंजेंट का यही तो डेफिनेशन होता है कि किसी भी ग्राफ के किसी पॉइंट पर ऐसा लाइन जो एक पॉइंट को टच करता हुआ पास करे। ये वाला लाइन तो इसी पॉइंट को टच करता हुआ पास कर रहा है, तो ये यहां पर टेंजेंट है। ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। तो इसका अगर स्लोप तुमसे पूछे तो क्या होगा, स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा, तो कहोगे सर tan ऑफ दिस एंगल। स्लोप का डेफिनेशन होता है कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल है उसके tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, और किसी भी पॉइंट पर स्लोप कितने के बराबर, dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो बायो के स्टूडेंट हैं वो स्केप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसका मैथमेटिकल चीज को आप छोड़ दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम थ्योरी समझाना चाह रहे हैं, उस थ्योरी को आप जरूर समझिए, क्योंकि उस थ्योरी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, छोड़िए मत, स्केप मत करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के बाद लास्ट में हम एक बात थ्योरी का बताएंगे। अब इसके आगे चलिए, कॉट tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो dy/dx, ये कितना हो गया, कॉट थीटा का वैल्यू √y, dy/√y इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dy/y का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन तो भाई आप कर ही लोगे, हमको लगता है कि, बोलो, ये ऊपर जाएगा तो y √ ऊपर चला गया, मतलब ऊपर जाएगा तो y का पावर -½ इंटीग्रेशन हो जाएगा y का पावर ½ और राइट साइड में हो जाएगा x + c। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो 2√y इक्वल टू x + c। अब इस c का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल कंडीशन से। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए c का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ग्राफ हो गया 2√y इक्वल टू x, या इसको अगर स्क्वायर कर दें तो 4y इक्वल टू x²। ये ग्राफ किसका होता है, पैराबोला का। तो ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। ये यहां से ऐसे, ये ग्राफ यहां से ऐसे चल करके यहां पर किसी पॉइंट पर बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तब फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसके बाद ये कर्व नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर नहीं रहा है। जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा था तब तक ये ऐसे यहां से यहां तक कर्व लाइन तक आया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, ये डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये है। सेकेंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
वेयर रे एग्जिट फ्रॉम स्लैब, ये जो रे है वो किस पॉइंट से बाहर निकलेगा, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट को अगर P कहें तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 है क्योंकि ये हाइट 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो निकालना है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा निकालना है। अब ये वाला पॉइंट चूंकि इस ग्राफ का पॉइंट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, x के जगह x रख दीजिए और y के जगह 2 रख दीजिए, तो 4 दूना 8 अंडर रूट इक्वल टू x। प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि प्लस माइनस तो लेते जब पैराबोला ऐसे होता तब दोनों तरफ से निकलता, यहां पर तो ये केवल इसी तरफ से निकल रहा है इसलिए एक ही पॉइंट होगा, x का वैल्यू 2√2। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन से हम आपको एक थ्योरी समझाना चाह रहे हैं, और थ्योरी क्या है, वो थ्योरी है मिराज का। मिराज तो हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए उस क्वेश्चन में आपको ये बताया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो ग्रेजुअली चेंज करेगा। ये दो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि 12th में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मिराज, मिराज किसको कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है लूमिंग, लूमिंग क्या कहलाता है। तो मिराज पर नोट्स लिखना आपको है, मिराज एंड लूमिंग्स दोनों पर ये नोट्स आप लिखेंगे। क्वेश्चन है मान लो कि 3 नंबर का सवाल है, इस पर केवल नोट्स लिखना है, जो बात हम समझा रहे हैं उस बात को अपने लैंग्वेज में लिखना है। आप किताब से पढ़ सकते हो, कोई भी किताब से आप पढ़ लो चाहे तो, या कहो तो आप लिखकर इस वीडियो को देखने के बाद आप लिख करके भेज देना कि सर आप ही कोई किताब हमको दे दीजिए, तो हम फोटो स्टेट करके वो क्लिक करके आपको भेज देंगे, उस किताब से आप पढ़िए, लेकिन लैंग्वेज आपका होना चाहिए। पिछला जो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए थे उसमें बहुत सारे लोग दिखाए लेकिन अपना लैंग्वेज नहीं था। कभी भी थ्योरी जो है वो किताबी लैंग्वेज में मत लिखिए, क्योंकि किताबी लैंग्वेज में लिखिएगा तो वो आपका नहीं होगा, अपना लैंग्वेज होना चाहिए। तो लैंग्वेज तुमको अंग्रेजी जितना भी आता है उस अंग्रेजी के हिसाब से अपना लैंग्वेज में लिखो। अब देखो यहां मिराज क्या होता है। मिराज जो है ये एक फेनोमेना है जो कि जो गर्म प्रदेश है, डेजर्ट है या गर्मी के दिन में ये देखा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर आप गर्मी के दिनों में या टेम्परेचर जब ज़्यादा है और रोड पर निकलते हैं तो दूर आपको रोड जो है वो दिखाई देता है जहां पर कि पानी होता है, पानी, लेकिन वास्तव में पानी होता नहीं, वहां जाते हैं तो वहां सूखा होता है। तो वो पानी क्यों दिखता है, उसी को मिराज कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका, हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो डेजर्ट है जहाँ पर बालू बालू केवल है, तो वहाँ पर जानवर लोग पानी को खोजता है तो उसको दिखाई देता है दूर में पानी, और वहाँ पर दौड़ करके वो जाता है तो वहाँ सूखा हुआ है, फिर नज़र उठाता है तो उससे कुछ दूर 100 मीटर दूर उसको फिर से पानी दिखाई देता है। तो इस तरह से वो दौड़ते हुए गर्मी के दिनों में दौड़ करके पानी के पास जाता है, नहीं पानी मिलता है तो वो थक जाता है, थकने के बाद कई बार उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो मृग मरीचिका का मतलब कि गर्मी के दिनों में मृगा जो होता है वो डेजर्ट में मर जाता है इस फेनोमेना के कारण, इसलिए उसको मृग मरीचिका कहा जाता है। इसमें होता क्या है अब ये समझिए। ये सपोज करो एक ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये सपोज करो एक पौधा है या पेड़ है, जो भी, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आई है ऑब्जर्वर, ये आप हैं, ये रोड है और ये पौधा है।
और जब ये आई इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो ये ऑब्जेक्ट तो इसको दिखाई देगा ही। इसका रे डायग्राम आपको समझा रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देगा, क्योंकि इस अर्थ के सरफेस से ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को हम अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिए। ये डॉटेड जो लिखे हैं वो अलग अलग लेयर है। और तो इसको सॉलिड से दिखा देते हैं। ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर है, ये छठा लेयर है। ये सपोज अर्थ सरफेस है। ये जो एटमॉस्फेयर है जिसमें कि एयर होता है और उस एयर को हम अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिए। अब अर्थ का जो सरफेस है वो तो गर्म है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये सरफेस जो है वो पहले गर्म होगा। तो जो लेयर अर्थ के सरफेस के पास होगा, ये वाला लेयर, उसमें जो एयर होगा वो ज्यादा हॉट होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हॉटनेस कम होता जाएगा, ये कोल्ड होता जाएगा। ये बात आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं कि अर्थ जो है, अर्थ का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो अर्थ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर से एनर्जी को री रेडिएट करता है, बाहर निकालता है। तो री रेडिएट करने के कारण यहाँ का जो एयर है वो ज़्यादा गर्म होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का जो लेयर है वो कम गर्म होगा। और जो ज़्यादा गर्म है उसका डेंसिटी कम हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी घट जाता है। डेंसिटी घट जाता है का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, क्योंकि डेंसिटी अगर किसी मीडियम का कम है तो इन जनरल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। जैसे ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। वाटर का डेंसिटी कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। एयर का और कम है तो उसका और कम है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब इस बात को लैंग्वेज में आपको लिखना है कि भाई डेजर्ट में एयर जो है, जो एयर का लेयर जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है इस डायरेक्शन में। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, इसको देखना है, तो इस ऑब्जेक्ट से रे निकल करके इसके पास आएगा। इस ऑब्जेक्ट से रे तो सब डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब डायरेक्शन में रे बाहर निकलेगा। जो रे इस डायरेक्शन में ऐसे निकला वो तो उसको डायरेक्ट दिखा। ये जो लेयर है एक ही लेयर से ये पास होकर के आया है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको दिखा, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये वाला जो रे ऐसे निकला है, सपोज ये रे जो ऐसे निकला है ऐसे, तो इस मीडियम से इस मीडियम में आया है, तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो नॉर्मल से दूर, मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन जो ऐसे है वो ऐसे ना जा करके ये ऐसे जाएगा। उसके बाद फिर जब यहां इंसिडेंट हुआ, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा। तो क्या ऐसा केस हो सकता है कि अगर यहां से कोई एक रे निकले, ये रे या ये रे, कोई भी रे निकले जो कि इस मीडियम में ऐसे रिफ्रैक्ट करता हुआ वापिस ऐसे चला है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। कैसे है सो देखो। सपोज हम कोई एक रे को कंसीडर करते हैं, इसी को, ये यहां से ऐसे आया, इसको, इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा और फिगर बना देते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। सपोज करो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को लें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से रे ऐसे निकला, ये नॉर्मल से दूर गया, ये नॉर्मल से दूर गया, ये नॉर्मल से दूर गया। जैसे जैसे नॉर्मल से दूर जाएगा तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। तो
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, इसके बाद फिर से और सपोज करो यहां पर ये फिर से रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे आया, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल ही हो सकता है। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हो गया तो एक पर्टिकुलर लेयर पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये देखो, इस लेयर पर आने के बाद ये रिफ्रैक्ट नहीं किया, वो रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है। ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां रिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट किया, फिर अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। ये नॉर्मल के तरफ ऐसे बेंड किया, ये नॉर्मल के तरफ ऐसे बेंड किया। इसका मतलब यहां से जो रे निकला था, वो रे जो इधर के तरफ नीचे के तरफ आया था, वो उसमें से कुछ रे ऐसा होगा जो ऐसे घूम करके फिर इसके पास पहुंच जाएगा। अब इसके पास ये वाला जो रे पहुंचा है, इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखेगा, क्योंकि जो रे आया है उसको आपको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी इमेज हम लोग निकालेंगे। तो इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज यहां दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा। ये जो सरफेस है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग दिखेगा। मतलब इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जेक्ट था, आप सपोज करो ये अगर एक पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहां दिखेगा। उसको क्या लगेगा कि ये जो है ये वाटर है, ये सरफेस वाटर है। अब चूंकि ये लेयर का विड्थ तो बहुत कम है, लेयर का विड्थ टेंडिंग टू 0 है, तो इसका हाइट अगर 10⁻⁻100 हम ले लें, तो ये डिस्टेंस, ये सरफेस या ये सरफेस तो एक ही सरफेस होगा। मतलब ये जो सरफेस वाटर अर्थ का जो सरफेस है, वो सरफेस उसको लगेगा कि ये वाटर का सरफेस है, और इसका इमेज उस वाटर में नीचे दिख रहा है, इसका इमेज उसमें नीचे दिख रहा है। तुम कहोगे सर यहीं पर रिफ्लेक्शन होगा, कोई जरूर यहां हो जाए तो, अरे भाई तो थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है, और यहां से जो रे निकल करके आता है वो इस अर्थ के सरफेस से 1 सेंटीमीटर या 1 माइक्रोमीटर या 1 मिलीमीटर ऊपर अगर वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो आप दूर से देख रहे हैं। यहां से 100 मीटर दूर अगर देखोगे तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं दिखेगा और 1 मिलीमीटर भी नहीं दिखेगा, उसका हाइट तो दोनों नेग्लिजिबल होगा। इसलिए अर्थ का जो सरफेस है वो सरफेस आपको रिफ्लेक्टिंग लगता है। ये जो फेनोमेना है इसको मिराज कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट फेनोमेना है लूमिंग। ये होता है डेजर्ट में, जहां पर कि डेजर्ट प्लेसेस में जहां पर कि गर्मी ज्यादा है, और ये जो फेनोमेना है ये होता है वैसे जगह पर जहां पर कि ठंड ज्यादा है। ये पोलर रीजन में होता है, पोलर रीजन